हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं रोहन कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी को देखेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं, हिंदी में वस्तु तथा सेवा कर। आज इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे कैसे इसको हम देते हैं। तो इससे पहले कि हम जीएसटी जाने, इससे पहले हमें टैक्स जानना पड़ेगा कि टैक्स क्या है। क्योंकि जो जीएसटी है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो भी एक प्रकार का टैक्स है। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि वो किस प्रकार का टैक्स है। आइए देखते हैं। हम टैक्स तो सभी जानते हैं कि जो भी हम काम करते हैं या कोई भी वस्तु बेचते हैं, उसके बदले में सरकार हमसे कर लेती है, और जो कर के रूप में लेती है वही हमारा टैक्स का रुपया माना जाता है। तो टैक्स को आइए हम देखते हैं। टैक्स दो टाइप का होता है। टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं। टैक्स दो तरह का होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब है कि जिसके ऊपर टैक्स गया वही वो टैक्स का भुगतान करेगा। जैसे इसमें आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, और गिफ्ट टैक्स आता है, ईटीसी। ये सारे टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, मतलब जिस पे वो गिरता है वही उस टैक्स का भुगतान करता है। पहले ये सब टैक्स भी आते थे, अभी सिर्फ इनकम टैक्स रह गए हैं। ये दोनों टैक्स अब नहीं रहे हैं, फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दिए हैं। ये वैसे भी आपको टैक्स अभी जानना नहीं है। अभी आपको जीएसटी का जर्नल एंट्री कैसे करना है, बस वो जानना है। आइए देखते हैं। दूसरी टाइप का टैक्स होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स करने का मतलब है जो डायरेक्ट सरकार हमसे नहीं लेकर किसी थर्ड पार्टी से लेती है। जैसे हम माल को बेचते हैं और माल पे जो हम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स जो देते थे, वो सेल टैक्स हमें डायरेक्ट हमसे गवर्नमेंट नहीं लेकर वो विक्रेता से लेती है। लेकिन टैक्स तो हम जो एक सामान यूज करते हैं उस पे भी हम टैक्स देते जरूर है। इसलिए ये जो इनडायरेक्ट टैक्स में पहले आता था सीएसटी, वैट, ईटीसी, ये सब आते थे। इससे पहले कि इनडायरेक्ट टैक्स ये सब पहले देना पड़ता था, सरकार ने कहा कि ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देकर आपको इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी यानी इनडायरेक्ट के रूप में जीएसटी आपको भुगतान करनी होगी। जो इनडायरेक्ट टैक्स आप पहले देते थे, वो इनडायरेक्ट सभी इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब इससे हमें क्या पता चला कि ये जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें जो सर्विस टैक्स भी आते थे, सभी को जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तब से हमें जब भी गुड्स हो या सर्विस हो, उस पे जो भी हम काम करते हैं उसको जीएसटी के रूप में हम भुगतान करते हैं। आइए देखते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है। ये तो हम टैक्स के बारे में जान गए। अब हमें जानना पड़ेगा कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है और सरकार हमसे कैसे कैसे जीएसटी लेती है। तो जीएसटी मैं आपको बता दूं, जीएसटी तीन प्रकार का ही होता है। जीएसटी तीन प्रकार के होते हैं। पहला सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी। और दूसरा होता है एसजीएसटी, जीएसटी। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यही जब केंद्र शासित प्रदेश में काम हो, मैं आपको पहले बता देता हूं, यूटी जीएसटी होता है।
यूनियन टेरोटरी, इंडियन टेरोटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगला होता है IGST, इंटीग्रेटेड ट्रेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय माल एवं सेवा कर। इसको कहते हैं राज्य माल एवं सेवा कर। इसको कहते हैं राज्य संघ माल एवं सेवा कर। और इसको कहते हैं एकीकृत माल एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड। ठीक है। जीएसटी हमारा 3 टाइप का होता है। ये जीएसटी हम आपको बता दें कि हमारा जो देश है, भारत देश में 29 राज्य है और जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम सबसे पहले तो यदि हम किसी राज्य में, ये जो होता है 2 टाइप से हमें जीएसटी का भुगतान करना होता है। 2 टाइप का हमारा ट्रांजैक्शन होता है। पहला ट्रांजैक्शन की या तो हम हमारा जिस कंपनी जो हो उसी राज्य में यदि हम माल बेचते हैं तो हमें उसको इंट्रा ट्रांजैक्शन बोला जाता है। यदि हम जिस देश में, जैसे बिहार में, हम ये हो गया बिहार में ही है और बिहार के किसी जिले से किसी जिले में, मतलब बिहार में ही हम माल को बेचते हैं, तो वैसे ऐसे ट्रांजैक्शंस को इंट्रा सेल्स ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ऐसे ट्रांजैक्शन को इंट्रा सेल्स ट्रांजैक्शंस, ऐसे सेल्स को इंट्रा सेल्स ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और यदि हम जिस राज्य में है उस राज्य से यदि हम बाहर माल बेचते हैं, मतलब हम बिहार में हैं और बिहार के बाद हम सीधा महाराष्ट्र में माल बेचते हैं, महाराष्ट्र माल हम बेचते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहा जाता है कि यदि आप बिहार में हैं और यदि आप बिहार से बाहर माल बेचते हैं, मतलब जिस राज्य में हैं आप दूसरे राज्य में माल बेच रहे हैं, तो वैसे ट्रांजैक्शंस को इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, वैसे सेल्स को इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। आप ये समझ गए। ये दोनों मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको सभी समझाऊंगा। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस क्या है और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस क्या है। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के मतलब है कि हम जिस राज्य में है उसी राज्य में हम माल को भी बेचते हैं, तो वैसा ट्रांजैक्शन को, वैसी सेल्स को इंट्रा स्टेट सेल्स कहा जाता है। और हम अपने जिस राज्य में हैं उस राज्य से यदि हम बाहर माल बेचते हैं, दूसरी राज्य में माल बेचते हैं, तो उसको इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस कहा गया है, जो हमने ये लिखा।
अब हम ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हम मिटाते हैं। अब ये जो जीएसटी है ये आपको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स में आपको यदि आप एक ही राज्य में माल बेचते हैं तो आपको ये दोनों जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा, मतलब सीजीएसटी का और एसजीएसटी का हो या यूजीएसटी का हो। तो एसजीएसटी कहाँ यूज करते हैं और यूजीएसटी कहाँ यूज करते हैं वो हम आपको बता दें। हमारे देश में 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से दिल्ली और पुडुचेरी को सामान्य कैटेगरी में रखा गया है। बाकी जो 7 केंद्र शासित प्रदेश बचे उसमें यदि आप काम करते हैं तो आपको सीजीएसटी देना पड़ेगा और यूजीएसटी देना पड़ेगा। मतलब केंद्र शासित प्रदेश में यदि आप काम कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो कार्य है उसमें जो जीएसटी हमें चुकानी पड़ती है वो यूटी जीएसटी चुकानी पड़ती है। और बाकी के 29 राज्य हैं जो सिंपल राज्य हैं, उस राज्य में हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार बतला दूं, जो 29 राज्य हैं उस राज्य में सीजीएसटी और एसजीएसटी ये देते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश 9 है उसमें से आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर दिल्ली तथा पुडुचेरी को सामान्य कैटेगरी में रखा गया है। मतलब दिल्ली और पुडुचेरी में यदि आप माल को बेचते हैं, यदि उसी राज्य में है और दिल्ली में है और पुडुचेरी में है, तो यदि इस दोनों में यदि आप माल बेचते हैं उसी राज्य के अंदर में, तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। और बाकी जो 7 केंद्र शासित प्रदेश बचे उसमें यदि आप हैं और उसी में ट्रांजैक्शंस करते हैं, माल को बेचते हैं, तो उसमें आपको सीजीएसटी देना पड़ेगा। और यदि आप राज्य के बाहर हैं, अपने राज्य से बाहर माल बेचते हैं, तो वो ऐसी कंडीशन में इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आता है और उस क्रम में आपको मात्र एक टैक्स देना पड़ेगा जो आईटीजीएसटी है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस टैक्स को आपको देना पड़ेगा जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में होगा। यदि आप राज्य से बाहर माल बेचते हैं तो सिर्फ एक ही का भुगतान करना पड़ेगा। मैं आपको ये जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बता दिया हूँ, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इंटरमीडिएट के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जीएसटी दिए रहते हैं और जीएसटी ही लिखना पड़ता है, ये इसके भाग नहीं लिखने पड़ते। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, यदि कहीं पे भाग दे दे कि आपको, हाँ एक बात और बता दूं कि यदि आप इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ये दोनों के फिलहाल जो बराबर है, जो टैक्स है, यदि मान लीजिए जीएसटी 18% है तो 9% आपको एसजीएसटी देना पड़ेगा, सीजीएसटी देना पड़ेगा और 9% सीजीएसटी देना पड़ेगा। और यदि आप केंद्र शासित प्रदेश में है तो 9%, मतलब ये नहीं देकर आपको ये 9% देना पड़ेगा। मतलब अभी कहने का मतलब है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आपस में बराबर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आप कहीं का काम करते हैं तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। आइए, हमने जीएसटी के बारे में देख लिया है, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक होगा परचेजर, दूसरा होगा सेलर और तीसरा होगा गवर्नमेंट। परचेजर क्या करेगा? सेलर से माल परचेज करेगा और परचेज करेगा जिसके एवज में वो जीएसटी का भुगतान करेगा। जीएसटी का यदि वो भुगतान किया है तो ये परचेजर के लिए एसेस्ट है, ये इसके लिए एसेस्ट है। लेकिन ये सेलर के लिए जो जीएसटी है ये इसके लिए, लेकिन सेलर के लिए ये लायबिलिटीज है। यानी यदि माल को परचेज किया है तो परचेज करने पर जो जीएसटी का भुगतान किया है वो परचेजर के लिए एसेस्ट हो गया और सेलर के लिए लायबिलिटीज हो गया। किस लिए लायबिलिटीज हुआ? क्योंकि ये किसी न किसी दिन गवर्नमेंट को इसको देना है, ये इसके लिए लायबिलिटीज है।
और यदि ये दे देता है तो लायबिलिटीज खत्म हो जाएगा। ये एसेट तब है जब तक कि वो माल बेचा नहीं है, फिर यदि वो माल बेच देता है तो उसके एसेट आ जाते, मतलब जीएसटी इनको मिल जाता है। अब ये माल परचेज किया और ये माल बेच दिया, मान लेते हैं सेल कर दिया, ये सेल कर दिया तो फिर इसको जीएसटी वापस मिल जाएगा, जो जीएसटी है वो वापस मिल जाएगा और ये एसेट खत्म हो जाएगा, फिर वो इसका एसेट नहीं रहेगा। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, माल परचेज किया 1 लाख रुपए का जिस पर 12% जीएसटी है। और दूसरा काम क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि किसी व्यवसाय में दो ही काम होते हैं, पहला तो या तो वो माल खरीदता है और दूसरा या तो वो बेचता है। तो जीएसटी के कंडीशन में भी यही होगा, या तो वो पहले माल खरीदेगा या फिर ये माल बेचेगा, या फिर माल बेचेगा या खरीदेगा, यानी खरीद बिक्री ही होगी व्यवसाय में। तब जीएसटी को हम कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं। जब सेल करेगा तो मान लेते हैं सेल किया 1 लाख रुपए का और जिस पर जीएसटी 12% है तो 12,000 रुपया हो गया। पहला तो परचेज किया है 1 लाख रुपए का तो 12% जीएसटी है, अब इसको हमको भुगतान कितना करना होगा, 1,12,000 रुपया। और जब हम सेल करेंगे तो 1 लाख का सेल होगा और 12% उसमें जीएसटी इंक्लूड होगा, मतलब 1,12,000 रुपया हमें मिलेगा। ये जीएसटी हुई। तो जब हम माल को परचेज करते हैं तो हम जीएसटी को पेड कर देते हैं। तो जब कोई भी, चूंकि ये व्यय है और जीएसटी पेड करते हैं, किसी भी खर्चा को यदि आप पहले पेड कर देते हैं तो वो आपके लिए एसेट बन जाता है। ऐसे में भी जो जीएसटी हमने पहले पेड कर दी, मतलब सेल नहीं किया है, खाली परचेज हम किए हैं, तो उस कंडीशन में मेरा ये जो जीएसटी है वो एसेट के रूप में रहेगा। और मान लेते कि उस महीने हमने परचेज नहीं किया, सिर्फ सेल किया, तो सिर्फ सेल किया तो हमारा ये जीएसटी लायबिलिटीज हो जाएगा। लायबिलिटीज किस लिए होगा, क्योंकि ये हमें 12,000 रुपया कभी ना कभी हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, कभी ना कभी नहीं, हर महीने को लास्ट में ही देना पड़ता है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, हर महीने के लास्ट में हमें ये सभी, जैसे कि जब परचेज हुआ है तब, जब सेल हुआ है तब, जब परचेज हुआ फिर सेल हुआ, फिर सेल हुआ फिर परचेज हुआ, ऐसा कर कर के हम जीएसटी को एक जगह देख लेते हैं कि हमने परचेज कितना का किया है, यानी जीएसटी का भुगतान कितना किया है और जीएसटी कलेक्ट कितना किया है। ये जो सेल के टाइम में जो जीएसटी होता है इसको कलेक्ट लिखते हैं, कलेक्टेड लिखते हैं, इसको पेड, यानी पेड करते हैं उसको पेड, और जिसको जो हम कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट। अगर हमने जीएसटी को पेड कर दिया है, इस कंडीशन में हमें क्या होगा, तो जब अब ये जो 12,000 जीएसटी हमने पेड किया है, ये जो 12,000 जीएसटी हमने पेड किया है और 12,000 कलेक्ट किया है, तो ये दोनों से खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों का समायोजन एंट्री बनेगा, समायोजन एंट्री हम बताएंगे, अब जाइए नहीं, हर चीज बताकर जाएंगे, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको इसमें। अब हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि हम कभी क्वेश्चन बनाएंगे तो मान लेते हैं उस महीने परचेज ज्यादा हो जाए और सेल कम हो, तब क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि उस साल, एक साल हमारा परचेज जो है तो 1 ही लाख रहा और सेल जो है 80,000 रुपये का हुआ, मान लेते हैं इसको 80,000 रुपया कर देते, सेल जो हो गया मेरा वो 80,000 रुपया हुआ, तो 80,000 पे 12% कितना होगा, आ जाएगा 12×8 = 96, यानी 9,600। देख लेते हैं एक बार, 80,000 का 12%, 1 12×8 = 96 और 2 0, यानी 9,600 रुपया हो गया। और हमें टोटल कितना पेड करना पैसा आएगा मेरे पास, तो 80,000 89,600, 89,600 आएगा। अब हम इसका जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। एक तो कंडीशन हो गया कि जब हमारा कलेक्शन यानी परचेज ज्यादा हो और सेल कम हो तब क्या होगा, और दूसरा कंडीशन में जब सेल ही कम हो, मान लें 1,000 रुपये हो गया सेल और 12% है तो 9,600
टोटल 89,600 हमें रुपया पेड करनी पड़ेगी परचेज टाइम। और जब सेल करेंगे तो मान लेते वो सेल अगले बार 1,00,000 का हो गया और 12% GST तो 12,000 और बाई 1,12,000 रुपया हमारे पास आएगा। दो ही कंडीशन होगा फ्रेंड्स, या तो कभी में हम परचेज किसी महीने कम करेंगे तो और सेल किसी महीने परचेज ज़्यादा करेंगे और सेल कम करेंगे, या किसी महीने परचेज कम करेंगे या सेल ज़्यादा करेंगे। तो इस दोनों कंडीशन में क्या जर्नल एंट्री होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये पहला कंडीशन का लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमें परचेज का एंट्री करना होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से, पूरे 1,00,000 रुपया से। 1,00,000 रुपया से परचेज डेबिट हो जाएगा। और टू GST, चूंकि परचेज 1,00,000 से 1,00,000 का हमने माल खरीदा और GST भी पेड करना है, तो GST पेड लिखते हैं हम ऐसे, GST पेड, और इसको भी डेबिट करेंगे। GST डेबिट किस लिए करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए व्यय है टैक्स को पेड करना। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जब भी टैक्स का पेड होगा, जो भी हमारा लॉसेस होगा उसको हम डेबिट करते हैं, इसलिए भी ये GST डेबिट हुआ है। और एक तरह से यदि आप और नहीं समझना चाहते तो ये है, नहीं समझ में आ रहा तो, अगर समझ में आ रहा है तो एसेस्ट परचेज हो रहा है। और एसेस्ट परचेज इसको हमने बताया कि परचेज करते समय ये भी मेरा एसेस्ट हो जाता है, तो ये भी एसेस्ट भी आ ही रहा है, तो 12,000 इसलिए भी डेबिट हुआ है। और टू हमारे पास से कैश जाएगा, तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट को क्रेडिट करेंगे 1,12,000 रुपया से। ये तो हो गई जब हमने परचेज किया तब। इस कंडीशन में 12,000 रुपया हमने इस GST में 12,000 दिया है। और हमने जब सेल करना है, जब सेल होगा, पहला कंडीशन हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना, ये वाला देख रहे हैं, अभी ये नहीं देख रहे हैं। अभी हम जब अब सेल करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा तो कैश। एक बात और, यदि यहाँ पे क्रेडिट होता है तो आप क्रेडिटर का नाम लिखेंगे, क्रेडिटर। उधारी में माल हो गया तो क्रेडिटर का नाम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं कैश का ही बता रहा हूं, तो ये नहीं कि कैश, इसमें भी लिख देते हैं क्रेडिटर अकाउंट। डेबिट हो जाएगा कितना रुपया से मेरा डेबिट होगा, चूंकि पैसा मेरे पास आएगा 89,600 रुपया। और टू होगा सेल्स के रूप में, सेल्स मेरा कितना हुआ है, तो 80,000 हुआ है, सेल्स 80,000 हुआ है। और टू हमने क्या किया है, GST का पैसा लिया है, तो GST कलेक्टेड लिखते हैं, कलेक्ट किए हैं इसलिए कलेक्टेड लिखे। और हमारा GST कलेक्टेड 9,600 रुपया है, 9,600 है, तो ये हमारा GST कलेक्ट हो गया। ये CR किस लिए हुआ, सेल्स करते हैं तो CR लिखते हैं, ये आपको पता ही है, क्योंकि गुड्स जाता है। GST कलेक्ट क्यों हुआ, कि जब हमने इसको लॉस माना था, व्यय माना था, तो हमने डेबिट किया था। अब वही लॉस या व्यय हमें रिसीव हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। आपको रिसीव इसको नहीं मतलब पा रहे हैं, मतलब लाभ हो रहा है, वही समय हम लॉस माने थे तो अभी हम इसको लाभ मानेंगे। अब ये इस तरह से भी समझ सकते हैं, चूंकि एसेस्ट उस समय हमने परचेज किया था तो इसको एसेस्ट माना था, तो जब एसेस्ट माना था अभी वही एसेस्ट फिर हमने जा रहा है, मतलब अब फिर हमारा एसेस्ट खत्म हो रहा है, तो वो भी हो गया। एक तरह से और समझ सकते हैं कि ये लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज को हम CR में लिखते हैं, ये अभी रूल है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस दोनों में देखना होगा कि GST कितना है। अब GST कितना है जो कम GST होगा। अब मान लीजिए हमने 2 एंट्री से बनाया है, लेकिन आपके क्वेश्चन में 10 एंट्री होंगे, 5 एंट्री होंगे, 7 एंट्री होंगे, तो सभी एंट्री में आपको क्या करना है, GST जो डेबिट में है उसको एक जगह करना है और क्रेडिट में है उसको एक जगह करना है। सभी को अलग एक रफ कॉपी में आपको ये कर लेना है और देखना है दोनों में से कम कौन है। यदि हम इसमें देखते हैं कि मान लेते हैं कि सबके जोड़ के हमारे पास 12,000 आया,
तो इसमें हमारा दोनों में 12,000 रुपया डेबिट में है और क्रेडिट में 9,600 ही है। तो हमारा समायोजन एक एंट्री बनेगा। चूंकि हमने पेड किया है 12,000 रुपया जीएसटी, लेकिन कलेक्ट हमारे पास 9,600 ही हुआ है। तो बाकी जो पैसा इसमें से बचा, जो 2,400 रुपया है, वो कहाँ गया, तो वो हम बताएंगे वो कहाँ गया। तो समायोजन एंट्री के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले, हम समायोजन एंट्री बताते हैं। समायोजन एंट्री के लिए हमें सबसे पहले 12,000 हमारा जीएसटी डेबिट में है और 9,600 क्रेडिट में है। तो हम देखेंगे कम कितना है। कम कौन है, तो 9,600 वाला जो क्रेडिट में है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। आपको जो कम होगा उसी से समायोजन एंट्री बनेगा। उसके बाद हम उसके बैलेंस को कैसे करेंगे ये हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। आप ध्यान से सिर्फ देखते रहिए। आपको जीएसटी, जैसे जीएसटी कलेक्ट, जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट डीआर हो जाएगा 9,600 से। 9,600 से, चूंकि कम अमाउंट मेरा 9,600 का है, और टू जीएसटी पेड हो जाएगा कितना, 9,600 से, चूंकि मेरा कम अमाउंट 9,600 है। अब जो 400 रुपया, 2,400 रुपया जो डेबिट में है, ये दोनों तो अब खत्म हो गया, वो दोनों एंट्री एक दूसरे से खत्म हो गई। तो अब जो 9,400 रुपया जो हमारे पास डेबिट में बचा है, उसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। हमने आपको जर्नल बनाते समय बताया था कि जो हम जीएसटी पेड करते हैं, तो अगर सेल नहीं हुआ हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 9,600 का ही सेल हुआ है जीएसटी का। जीएसटी जब हमें कलेक्ट होता है कब, जब हम माल को सेल करते हैं, और जब माल सेल कम होगा तो जीएसटी कम कलेक्ट होगा। तो कम कलेक्ट के टाइम में समझ लीजिए कि जो 12,000 रुपया जीएसटी हमने परचेज समय तक पे किया था, उतना तो हमें कम कलेक्ट हुआ। वो तो मेरा पूरा एसेस्ट था, लेकिन हमने 9,600 रुपया सेल्स के टाइम में वापस ले लिया, तो 9,600 से जीएसटी पेड हमारा खत्म हो गया। अब जो जीएसटी पेड में जो अमाउंट है, वो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। चूंकि ये हमारा एसेट है, आपको वैसे एसेट साइड में दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कहे दिखाने के लिए तब, नहीं तो अमाउंट कॉस्टिंग में ही जीएसटी जुड़ा रहता है। आपको जीएसटी को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि कहेगा प्रश्न में तब। अब ये जीएसटी कलेक्ट कर लिए, ये तो कंडीशन हुई। इसके बाद हमारा कोई एंट्री नहीं बनेगा, चूंकि हमें ज़्यादा तो जीएसटी मिला ही नहीं है जो गवर्नमेंट को पे करेंगे। हर महीने के लास्ट तारीख को हमें यही जांचना, देखते हैं कि जीएसटी हमने कितना पेड कर दिया है और कितना कलेक्ट किया है, और उस दोनों का ऐसा समायोजन बना लेते हैं। यदि हमने ज़्यादा पेड कर दिया है तो कोई नहीं, आपको गवर्नमेंट से आप वापस नहीं ले सकते, आपको रुकना है। फिर अगले महीने जो सेल होगा, आपका टैक्स बनेगा इस महीने, तब आपको देना है। नहीं तो नहीं बना है टैक्स तो नहीं दीजिए। अगले महीने में जब ज़्यादा सेल होगा तो फिर आपका टैक्स ये वैल्यू मर जाएगा। वही हम ज़्यादा सेल का बात कर रहे हैं। अब जब ज़्यादा सेल होगा तब क्या होगा, मान लेते हैं 80,000 का उस महीना परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 80,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 80,000 से, और जीएसटी पेड कितना से हो जाएगा, जीएसटी पेड हो जाएगा 9,600 से। फ्रेंड्स, आपको कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि हमने इंटर स्टेट का स्पेलिंग गलत लिख दिया था। स्पेलिंग लिखने में थोड़ी सी भूल हो जाती है, क्योंकि हमारे पास एडिटिंग की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम एडिट उसको नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको स्पेलिंग पे थोड़ा उतना गौर नहीं करना है। जीएसटी पेड हमने किया इतना का, और हमने कैश कितना दिया है, तो कैश होगा 89,600। ये हो गया परचेज का एंट्री। और जब हम सेल करेंगे तब क्या बनाएंगे, तो सेल्स के क्रम में हमारे पास पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा। सेल हमारा कितना हुआ, उसमें हमने किया था 80,000 का,
परचेज किया था 9,000 जीएसटी था 9,600 और टोटल कैश हमने इतना दिया। लेकिन दूसरा कंडीशन में हमने परचेज सेल्स 1 लाख रुपए का किया है और जीएसटी 12% है, तो जीएसटी कलेक्टेड हमारा 12,000 रुपया हो जाएगा। और जीएसटी कलेक्टेड यहाँ नहीं होगा, पहले सेल्स आपका हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। आपके पास कैश आएगा 1,12,000 रुपया और सेल का होगा 1 लाख रुपया और टू जीएसटी का होगा जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी का होगा 12,000 रुपया। अब इस कंडीशन में आप देखिए कि क्या है, इस कंडीशन में जो जीएसटी है हमारा पेड हमने 9,600 ही किया है, लेकिन कलेक्ट हमने 12,000 कर लिया है। तो क्या होगा, जितना हमने ज्यादा कलेक्ट किया है महीने के लास्ट में हमें गवर्नमेंट को पेड करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को पेड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कैसे तुलना करेंगे। तो समायोजन एंट्री बनाएंगे। अब वही दोनों में से कम के कौन है, ये है। तो पहले इतना ही से हम समायोजन एंट्री बनाएंगे और देखते हैं कि इतना ही से, चूंकि ये समझने के लिए रहने देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं इसके ऊपर में जब हम समायोजन एंट्री बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट डीआर हो जाएगा, जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट डीआर हो जाएगा 9,600 से और टू जीएसटी पेड अकाउंट भी हो जाएगा 9,600 से। अब ये 9,600 से कितना हुआ, जीएसटी हमने पेड किया है 9,600, ये डेबिट में है, क्रेडिट में गया, इसका खाता बंद हो गया। और जीएसटी हमने पेड किया है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जीएसटी हमने पेड किया। अब हम क्या करेंगे, जो ये अब जो 9,600 तो जीएसटी क्रेडिट कलेक्टेड में से डेबिट हो गया, लेकिन अभी सीआर में 2,400 अभी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो जितना से डेबिट था उतना से क्रेडिट हो गया, ये जितना से डेबिट था उतना से क्रेडिट हो गया। अब हमें सरकार को जितना पैसा हमारे ऊपर गिर रहा है वो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो उसको देने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। उसको देने के लिए हमें ये जो जीएसटी जितना कलेक्टेड में सीआर में बाकी जो बचा है 9,600 से, तो ये डेबिट हो गया और बाकी कितना बचा है 2,400। तो जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,600 से 2,400 से। चूंकि इसमें सीआर में इतना है और सीआर में इतना है, इसलिए इसको डीआर करके बाकी को खत्म किए। बाकी जीएसटी को हमने यहाँ लिख रखा था, बाकी जीएसटी 9,600 डेबिट यहाँ हुआ और बाकी 2,400 यहाँ हुआ। दोनों मुंह मिलके 12,000 हो गया डेबिट में, और यहाँ पर दोनों मुंह मिलके 12,000 क्रेडिट है, इसका भी खाता बंद हो गया। अब हम टू कैश देंगे, गवर्नमेंट को हमें कैश देना पड़ता है। तो कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 2,400 रुपया। यही इतनी जर्नल एंट्री बनेगी, इतना ही जर्नल एंट्री हमें बनाना है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। यदि आपको जीएसटी में अभी भी कहीं से कोई प्रॉब्लम है, कहीं से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। यदि आपको और कुछ जानकारी है, पर्सनल वे में जानकारी लेनी है, तो हमारा नंबर है 790-397-3396 790-397-3396। मेरा नाम हुआ रोहन पटेल मेरा नाम हुआ। आप हमसे
फेसबुक के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। फेसबुक पे भी रोहन पटेल के नाम से सेव है, आप हमसे वहां से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कुछ नई टॉपिक लेकर, इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे आपको इसी तरह से हर जर्नल। वैसे जर्नल का ये आखिरी टॉपिक था, अगला टॉपिक में हम जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं वो देखेंगे।